हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेबुलाइज़र के बारे में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में और वेंटिलेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले नेबुलाइज़र। देखिए, नेबुलाइज़र इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप प्लग से कनेक्ट कर देते हैं और ये चालू हो जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों की गलतफ़हमी है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देखिए, जो आपके आसपास एयर है वही एयर ये दे देता है आपके अंदर। अंतर क्या है? ये एयर को स्टीम के फॉर्म में देता है, मतलब एरोसोल के फॉर्म में देता है। इसका क्या मतलब है? जो एरोसोल होते हैं वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अगर आपको कोई दवा देनी है जो सांस के अंदर जाए और सांस वाली नली जो है उसको फैला दे ताकि सांस लेने में तकलीफ़ ना हो, तो वो दवा हम नेबुलाइज़र के अंदर डालकर दे सकते हैं। जैसे एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं जिनके में सांस लेने का जो रास्ता है वो पतला हो जाता है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो उसके अंदर हम नेबुलाइज़र में एक कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर हम दवा डाल देते हैं। उस दवा से क्या होता है? उस दवा को नेबुलाइज़र स्टीम बना के आपके लंग्स में और फेफड़े में पहुंचाता है। उससे क्या होगा? अब जो स्टीम बनेगा उसका, वो ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया में रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स पे जाकर वो दवा काम करेगा और उस ट्रेकिया को फैला देगा। जब भी ट्रेकिया या जो रास्ता है वो फैल जाएगा तो आसान होगा हवा को पास करने में। ये काम होता है दोस्तों नेबुलाइज़र का। नेबुलाइज़र आपको ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी एयर भी जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो भी देता है। लेकिन नेबुलाइज़र का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपके लंग्स हेल्दी हों। लंग्स क्या करता है? लंग्स जो है ऑक्सीजन को लेता है और बाकी गैस को बाहर निकाल देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजन लिया और बाकी गैस को बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर लंग्स ख़राब हो जाता है तो ये काम लंग्स नहीं कर पाता है और फिर जो ऑक्सीजन को फ़िल्टर होकर बॉडी में जाना था वो नहीं जा पाता है और बाकी गैस से वो सेपरेट भी नहीं हो पाता है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर दोस्तों उस केस में नेबुलाइज़र काम नहीं करता है क्योंकि नेबुलाइज़र ने ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड किया, उसने जो नॉर्मल जो हवा प्रेजेंट थी आपके आसपास वही डाल दिया आपके अंदर। इसलिए कोरोना के पेशेंट्स में हम नेबुलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जिनको है उन्हीं को एडवाइस करते हैं कि आप दवा डाल के भाप ले सकते हैं। नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कोरोना के पेशेंट में नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप नेबुलाइज़र को कनेक्ट करोगे मास्क से और फिर आप भाप लोगे तो उसमें एरोसोल बनते हैं। अब एरोसोल क्या करेंगे? वो आपके भाप के साथ निकलेंगे, जब आप सांस छोड़ोगे तो वो भी निकलेंगे और वो पूरे रूम में इन्फेक्शन करा देंगे। तो जो भी आपके कमरे में आएगा वो इन्फेक्टिव हो जाएगा। ये दूसरा रीज़न है नेबुलाइज़र को कोरोना वायरस में अवॉइड करने का। तो नेबुलाइज़र को अवॉइड ही करें तो अच्छा है क्योंकि ये आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं देगा और दूसरी बात यह है कि ये एरोसोल बनाएगा जो कि पूरे रूम में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला देगा। दोस्तों, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सैचुरेशन कम हो जाता है, उनको भी नेबुलाइज़र काम नहीं करता है, इसलिए रिकमेंडेड ही नहीं है कोरोना वायरस में नेबुलाइज़ करने को। हाँ, अगर आपको स्टेरॉयड लेना है तो आप पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माइल्ड केसेस में हम इन्हेलेशनल स्टेरॉयड देते हैं कोरोना वायरस में, तो आप पंप का इस्तेमाल करके पंप से स्टेरॉयड का इन्हेलेशन ले सकते हैं। स्टेरॉयड इन्हेलर्स आते हैं, पंप इन्हेलर्स आते हैं, उसमें आप स्टेरॉयड डालिए और फिर उससे पंप से ले सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे भी सेम काम होगा, जो सांस की नली है वो चौड़ी हो जाएगी और आसानी से ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑक्सीजन आराम से लंग्स तक चला जाएगा। दोस्तों, जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा होने लगती है, सैचुरेशन ड्रॉप करने लगता है, 93, 92, 91 या उससे कम हो जाता है, उन पेशेंट को हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एडवाइस करते हैं या फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर एडवाइस करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का लगभग एक ही काम है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे अलग तरीके से काम करती हैं। दोनों ही, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी और ऑक्सीजन सिलेंडर भी, पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन होता है, उसमें बाकी एटमॉस्फेयर के गैस नहीं होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं होता है, ऑक्सीजन ही होता है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर में जितने गैसेस हैं उनको सेपरेट कर देता है। उसमें एक फ़िल्टर होता है जो नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बाकी गैसेस को अलग करता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन पेशेंट ले सकता है। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, 30, 40, 50 हज़ार तक का होता है, इसलिए रेगुलर यूज़ नहीं होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर ही रेगुलर इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर सस्ता होता है, ये आपको 4, 5, 10 हज़ार के रेंज में मिल जाता है और आसानी से रीयूज़ हो जाता है। देखिए, एक नुकसान ऑक्सीजन सिलेंडर का ये है
कि ये इसको रिफ़िल करना पड़ता है, ये ख़त्म हो जाता है और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ख़त्म नहीं होता है। उसको प्लग में लगाने से वो ऑन हो जाता है और लगातार ऑक्सीजन कंसनट्रेट करके पहुंचाता रहेगा। तो अगर आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जैसे आपको कोई लंग की बीमारी है, तो आपके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर सही रहेगा, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन तक वो काम करेगा, रिफ़िल नहीं कराना पड़ेगा, आपका ऑक्सीजन जो है वो देता रहेगा सराउंडिंग एरिया से लेकर। लेकिन अगर आपको छोटे समय के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जैसे कोरोना वायरस आपको हो गया है, लंग की कोई बीमारी नहीं है, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं से आप ले आकर घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप 5-7 दिन में ठीक हो जाएंगे तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, दूसरे बंदे को जो यूज़ करना चाहता है। ये सस्ता होता है, इसलिए रीयूज़ हो जाता है। इसको रीफ़िल करना होता है और ये रीफ़िल करके ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करता है। तो ये दोस्तों हो गए ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसनट्रेटर। अब दोस्तों जो हॉस्पिटल्स में प्लांट्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स, उनमें भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ही जैसा फंडा होता है। मतलब जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक तरह का छोटा प्लांट था। अब बड़े प्लांट जो हॉस्पिटल में लगते हैं उनमें ऑक्सीजन बनाया जाता है, सेम काम करता है। वो भी सराउंडिंग एरिया से गैसेस लेता है, सारे गैसेस को सेपरेट करता है और ऑक्सीजन को कंसनट्रेट करता है और फिर उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो जो ऑक्सीजन प्लांट होते हैं उनका भी फंडा यही होता है। अब दोस्तों एक होता है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अब जितने भी आप सिलेंडर देखते हैं, चाहे वो बड़े बड़े कंटेनर्स हों, चाहे वो छोटे छोटे सिलेंडर्स हों, सब में लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है? देखिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसलिए बड़े बड़े जो ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं उनका लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, पूरा आसपास बर्फ़ जमा होता है और लिक्विड स्टेट में उसको मेंटेन किया जाता है। लिक्विड स्टेट में उसको मेंटेन करने का ये फ़ायदा है कि आप कम स्पेस में ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेट करके रख पाएंगे। छोटे से कंटेनर में आप ज़्यादा ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में रख पाएंगे। अगर गैस स्टेट में होगा तो बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए होगा, इसीलिए उसको प्रेशर से कम करके, टेम्परेचर कम करके बिल्कुल लिक्विड स्टेट में रखा जाता है और फिर उसको प्रोवाइड किया जाता है और उससे कंटेनर का साइज़ भी छोटा होता है और आसानी से ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ज़्यादा अमाउंट छोटे जगह में रख सकते हैं अगर लिक्विड स्टेट में है तो ये फंडा होता है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का। अब दोस्तों हम आते हैं वेंटिलेटर्स पे। देखिए, जब भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन में यूजुअली हम ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईसीयू में यूजुअली ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आईसीयू में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइंस होती हैं, वहीं से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लिया जाता है। जो सिलेंडर्स होते हैं यूजुअली तब यूज़ होते हैं जब पेशेंट वार्ड में होता है या फिर पेशेंट को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करना होता है, तब ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पोर्टेबल होता है। लेकिन जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो ऑक्सीजन की पाइपलाइंस लगी होती हैं, वहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाता है पेशेंट को। अब जो पेशेंट को आईसीयू में ऑक्सीजन देते हैं वो या तो नॉर्मल मास्क से दे सकते हैं या फिर बाईपैप मशीन होती है इस तरीके की, उससे दे सकते हैं, या फिर हम इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर से दे सकते हैं। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वेंटिलेटर का ही आता है। लोग कहते हैं वेंटिलेटर क्या है? तो देखिए, वेंटिलेटर होता क्या है? सबसे पहली चीज़, वेंटिलेटर में 2 मोड होते हैं, प्रेशर मोड और वॉल्यूम मोड। प्रेशर मोड क्या होता है? हाई प्रेशर पे हम ऑक्सीजन को दे पाते हैं। जब लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, पेशेंट नॉर्मली मास्क से ऑक्सीजन ले लेता है, लेकिन लंग्स ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जब वो नॉर्मल मास्क से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो उसको हम ट्यूब डालते हैं, जिसे हम कहते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब। और एंडोट्रेकियल ट्यूब उसके फेफड़े में की नली में डाल दिया जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन दिया जाता है। इससे क्या होता है? डायरेक्ट ऑक्सीजन उसके फेफड़े में चला जाता है और पेशेंट को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, पूरा का पूरा काम मशीन करती है। दूसरा होता है दोस्तों वॉल्यूम मोड। तो वॉल्यूम मोड में क्या होता है? हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट के लंग्स को सप्लाई कर देते हैं। तो 2 मोड होते हैं वेंटिलेटर्स के, प्रेशर मोड और वॉल्यूम मोड। अब ये दोस्तों इंट्यूबेशन करते कैसे हैं? तो देखिए, जब भी पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी हार्ट बीट रुक जाती है या फिर लंग्स से सांस नहीं ले पाता है, वो ऑलमोस्ट डेथ करने वाला होता है, तो उससे जस्ट पहले हम उसका जान बचाने के लिए उसके फेफड़े में, फेफड़े की जो पाइप है उसमें ट्यूब डाल देते हैं और ऑक्सीजन कनेक्ट कर देते हैं और फिर वेंटिलेटर से उस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं और वेंटिलेटर से ऑक्सीजन उसको मिलने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम उसको इंट्यूबेट करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब वो पूरा का पूरा काम मशीन करती है और मशीन धीरे 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 करके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाती है। और साथ में हम सीपीआर देते हैं ताकि अगर हार्ट रुक गया है तो सीपीआर दे के
जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन कहते हैं, उससे हार्ट बीट बढ़ा जाता है। अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो डिफिब्रिलेटर देते हैं, मतलब शॉक देते हैं, जिससे हार्ट बीट दोबारा चलनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से पेशेंट की जान बचाई जाती है। आईसीयू में इस तरीके से वेंटिलेटर और सीपीआर करके पेशेंट को रिवाइव किया जाता है। दोस्तों, आईसीयू में और भी बहुत चीज़ें होती हैं करने के लिए। मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा किस तरीके से मैनेज किया जाता है पेशेंट को आईसीयू में, किस तरीके से सेंट्रल लाइन लगाई जाती है, किस तरीके से पेशाब की नली लगाई जाती है, किस तरीके से बाकी चीज़ें की जाती हैं आईसीयू में। वो सारी डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।